अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी आलमी खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हसीना हुकूमत का खात्मा, डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश को आज़ाद करार दे दिया। फौज की क़यादत वाली कोई हुकूमत हमें कबूल नहीं, बांग्लादेश में तलबा रहनुमाओं का मुतालबा। मुल्क में कुल जमाती मीटिंग में बांग्लादेश की सूरत हाल पर किया गया गौर ख़ौस। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हुकूमती इक़दामात के बारे में पार्लियामेंट में दिया खुसूसी बयान। बांग्लादेश में फौज ने कर्फ्यू उठा लिया, तालीमी इदारे खुल गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में ताहाल 300 अफवात की तस्दीक। मशरिक़ वस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है, फरीक़ैन जंगबंदी मुआहदे पर पहुंचने के रास्ते ढूंढें, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने दिया बयान। और गूगल ने इंटरनेट सर्च पर गैर कानूनी इजारादारी कायम की हुई है, अमरीकी अदालत का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश की अपडेट से जुड़ी खबरों से। जैसा कि बांग्लादेश में तलबा रहनुमाओं ने कह दिया है कि वो फौज की क़यादत वाली कोई हुकूमत कबूल नहीं करेंगे, तो इसी दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना मुल्क से फरार होने के बाद किसी मगरबी मुल्क में सियासी पनाह के इंतज़ार में फ़िलहाल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही क़याम पज़ीर हैं। पेश नाज़िर मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में तलबा रहनुमाओं ने कहा वो फौज की क़यादत वाली कोई हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। उधर साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना मुल्क से फरार होने के बाद किसी मगरबी मुल्क में सियासी पनाह के इंतज़ार में फ़िलहाल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही क़याम पज़ीर है और आज किसी भी वक्त नई हुकूमत के क़याम का भी ऐलान हो सकता है। शेख हसीना के इस्तीफ़ा और मुल्क से फरार होने के बाद बांग्लादेश में नई अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज किसी भी वक्त नई हुकूमत के क़याम का ऐलान हो सकता है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा, कल देर रात नई हुकूमत की तश्कील के हवाले से अहम मीटिंग्स हुई। उनमें आर्मी चीफ, बर्री और बहरी अफवाज के सरबराहान, नेज़ अपोजिशन जमात BNP और जमात इस्लामी समेत मुतअद्दिद अपोजिशन जमातों के आला रहनुमा मौजूद थे। आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा आज दोपहर को एहतजाजी तलबा से रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने वाले रहनुमाओं ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया और कहा वो फौजी हुकूमत किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने नोबल अमन इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने का मुतालबा किया है। एहतजाजी तहरीक के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने अपने बयान में कहा, कोई भी ऐसी हुकूमत हमें कबूल नहीं जिसकी सिफारिश हमने ना की हो। हम आर्मी की हिमायत वाली या आर्मी की क़यादत वाली कोई हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। नायब इस्लाम ने मजीद कहा, तलबा हुकूमत के दीगर अहदेदारों के नामों का ऐलान जल्द करेंगे और उनकी पसंद को नज़रअंदाज करना मौजूदा क़यादत के लिए मुश्किल चैलेंज रहेगा। वाज़ेह है कि बांग्लादेश से फरार होने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना फ़िलहाल हिंदुस्तान में हैं। उन्हें दारुल दिल्ली से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के हंडन एयरबेस पर रखा गया है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें आर्ज़ी क़याम की इजाज़त दी है और हिंदुस्तान किसी यूरोपीय मुल्क में उन्हें सियासी पनाह हासिल करने में तमाम मुमकिना लॉजिस्टिकल सपोर्ट फराहम करेगा। हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने पीर के रोज़ हंडन में शेख हसीना से मुलाकात भी की। इस दौरान वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ काबीना की मीटिंग हुई। बाद में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कुल जमाती मीटिंग तलब की और बांग्लादेश की नई पेशरफ्त के मुताल्लिक़ हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और आज मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पार्लियामेंट के राज्यसभा को बांग्लादेश की तमाम तर ताज़ा सूरत हाल से आगाह करवाया। उन्होंने तफसीली अंदाज में ऐवान में बताया कि मुज़ाहिरीन कर्फ्यू के बावजूद ढाका में जमा हो गए थे। ऐसे जयशंकर ने कहा कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना ने बज़ाहिर मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया और बहुत ही मुख्तसर नोटिस पर उन्होंने फ़िलहाल हिंदुस्तान आने की मंजूरी मांगी थी और हमने उन्हें मंजूरी दी है। हमें बैक वक्त बांग्लादेशी हुक्काम से फ़्लाइट क्लियरेंस की दरख्वास्त भी मिली थी और वो कल शाम दिल्ली पहुंची थी और आज भी वो हिंदुस्तान में ही है। इसके अलावा ऐवान में उन्होंने तमाम तर तफसीलात फ्राहम की। I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware,
India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their business... वाज़ेह है कि बांग्लादेश से फरार होने के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना से कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके डोभाल ने अपनी बातचीत की तफसीलात से उन्हें आगाह किया। तो दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात की। इस दौरान आज वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ काबीनी कमेटी की मीटिंग हुई। बाद में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कुल जमाती मीटिंग तलब की और बांग्लादेश की नई पेशरफ्त पर हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह करवाया। अमेरिकी महकमे ख़ारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने यकीन दहानी करवाई कि अमेरिका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में तमाम फ़रीक़ैन मज़ीद तशद्दुद से बाज आ जाएँ। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का हम खैर मक़दम भी करते हैं। इक़्तिदार की मुंतक़िली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। वाज़ेह है कि बांग्लादेश की सूरत हाल पर बरतानिया की जानिब से भी इज़हार तशवीश किया गया। Let me say a few things. Number one, with respect to the violence over the past few weeks and the deaths that have occurred, it is vital that we have full and transparent investigations to ensure accountability for these deaths. Second, as it relates to the interim government, as I made clear in my opening remarks, we think that it's important that we focus on the Bangladeshi people's democratic aspirations and see a path to democratic governance. Does America support Bangladesh military to install a caretaker government? We want to see the Bangladeshi people decide the future of the Bangladeshi government. Thank you. Jani. Oh yeah, go ahead. Go ahead. Has there been any contact, as far as you know, with Bangladeshi officials, be it in the military or in the former government? Or I don't have any to report today. There may have been contacts from our embassy, but I'm not aware of any. Don't have any to announce. And just also in terms of some U.S. issues with Bangladesh, the issue of the Rohingya, of course, has been something that's been quite important between the U.S. and Bangladesh. Is there any concern that this would impact the housing of the Rohingya refugees? So I think, as you know, the United States has provided, I'm going to try to do the number from memory here, I think it's around $2 billion to assist with refugees in Bangladesh. And I don't have any immediate comment on how this change of government might affect those programs. I would certainly hope that it wouldn't. We think it's important that Bangladesh continue to provide hospitality to those refugees, and will continue to work with them to do so. No, hold on. Guys, hold on. Simon, did you have? Sean asked most of my questions, but I did want to ask on is there ongoing assistance to Bangladesh, both
in terms of humanitarian aid, that will continue, and also military assistance continue? Given, I guess this is not a coup, but there's questions over the transfer of power. Yeah, so certainly with respect to the kind of allusion in the last part of your question, so we've seen all that we know right now is we've seen the announcement from the government that she resigned. We don't have any further information about how that resignation may have taken place. With respect to, and that goes to the question, obviously, of financial support. So with respect to financial support in fiscal year 2023, the United States provided over $212 million in bilateral economic, development, and health assistance to Bangladesh. Obviously, I don't have any announcements with respect to those programs, other than that we would like to see them continue because they're important. बांग्लादेश में बदअमनी की सूरत हाल पर मुख्तलिफ दिफाई और समाजी माहिरीन के रद्दअमल आ रहे हैं। ऐसे में साबिक़ ख़ारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रीरंगला ने कहा, एक गैर मुस्तहकम बांग्लादेश हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में अदम इस्तेहकाम को बढ़ा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे मुज़ाकिरातकार बांग्लादेश में मुत्तल्लिक़ा लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारे वसीतर मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। श्रीरंगला, जिन्होंने बांग्लादेश में हाई कमिश्नर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी थी, इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुत्तल्लिक़ा इदारों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। Parts of our country which we do not want to see. So a peaceful, stable, prosperous Bangladesh is in India's best. And it's very important that we work with all concerned to ensure that our interests and those of Bangladesh are secured. I would think that the developments that have occurred have been really to avoid further bloodshed, because it was clear that had the status quo remained, it would have resulted in significant uptake in the violence. Ultimately, it's in our interest to ensure that there is peace and stability in our neighboring countries. So I think those developments, recent developments, have played out in a practical manner. Sir, and we will be engaged. And just answering the last part of your question, I have no doubt that our interlocutors will be engaged with the concerned people in Bangladesh, and that we will ensure that our larger interests are protected, and that we will work constructively to ensure that there is peace and stability in Bangladesh. Mr. Shringla, you also served as a foreign secretary. Under such circumstances, do you think now, as you said, that we are going to engage through our interlocutors or directly? So how easy will it be for India now? Because India has backed Sheikh Hasina, and we had a wonderful chemistry between the two democracies. We have seen de-radicalization. We have seen, people, terrorist organizations being called out there and caught and handed over to India. We have seen a massive drop in the smuggling. So how is now India going to cope with these factors, with the new establishment or the interim arrangement or the army coup, whatever you can say? So, for us, it's very important to be engaged with Bangladesh. We had a very, very good relationship with the government of Prime Minister Sheikh Hasina. There's been a huge amount of development, positive developments. और हिंदुस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर एराज इलाही ने बांग्लादेश की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, अगर बांग्लादेश में अमन या इस्तेहकाम नहीं है तो इसका असर तमाम खित्तों पर पड़ेगा। डॉक्टर एराज इलाही ने कहा, बांग्लादेश खित्ते का अहम मुल्क है और ये एक बड़ा मुस्लिम मुल्क भी है। ईरान के बांग्लादेश के साथ रिवायती ताल्लुकात पाए जाते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसने लोगों की जिंदगियों, इस्तेहकाम और खित्ते के बारे में हमारे खदशात को बढ़ा दिया है। अगर बांग्लादेश में अमन इस्तेहकाम नहीं तो इसका असर तमाम खित्तों पर पड़ सकता है। In the region, it's a big Muslim country. Iran has old and traditional relation with Bangladesh. What happened in Bangladesh has raised our concern about the life of people, stability of this important country, and the stability in the region. Bangladesh is a heavily populated country. So if there is no peace or no stability, and there be any clashes there, so it will affect all the region. We hope that very soon, by
soon we will witness stability and rule of law in Bangladesh, and all people can make. में मुजाहिरीन ने अवामी लीग के रहनुमा के होटल को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 24 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेश के मीडिया के मुताबिक फायर हुक्काम हुजूम की मज़ाहिमत की वजह से काफ़ी देर तक आग बुझाने का काम शुरू ना कर सके। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में एक माह से जारी मुजाहिरों में अब तक 300 से ज़्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़ा देने के बाद अवामी लीग के रहनुमाओं के घरों पर मुश्तइल मुजाहिर ने हमले कर दिए। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के अकेलोज़ फौज ने मुल्क से कर्फ्यू उठा लिया। बांग्लादेशी फौज के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने मुल्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान कर दिया, जबकि मुल्क में तालीमी इदारे भी खोल दिए गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि दारुल ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आज से खोल दी गई हैं, मगर तलबा की तादाद बहुत कम है, जबकि ढाका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा की एक बड़ी तादाद तालीमी इदारों की बंदिश और मुल्क के हालात की वजह से अपने आबाई इलाकों को चली गई थी, जिनकी वापसी में कुछ वक्त लग सकता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि मशीक़ वुस्ता नाजुक लम्हात से गुजर रहा है, फ़रीक़ैन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका मशीक़ वुस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा, यह बहुत अहम है कि गजा में जंगबंदी का मुआहदा तय पा जाने, तमाम फ़रीक़ किसी मुआहदे पर पहुँचने के रास्ते की तलाश करें। उनका कहना था, फ़रीक़ैन को जंगबंदी मुआहदे में ताख़ीर या ना कहने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए। अमेरिका की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप की जानिब से फॉक्स न्यूज़ पर मुबाहिसे की पेशकश को मुस्तरद कर दिया, जिससे इस बार सदारती मुबाहिसा होने का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो गया है। कमला हैरिस ने मुबाहिसे की पेशकश ट्रंप की जानिब से ABC न्यूज़ पर मुबाहिसे से इनकार के बाद रद्द की है। हैरिस ने कहा, वो 10 सितंबर को इस मुबाहिसे के लिए मौजूद रहेंगी जो ट्रंप तय कर चुके हैं। ताहम ट्रंप ने कहा था कि वो सिर्फ 4 सितंबर को फॉक्स न्यूज़ पर पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस से मुबाहिसे के लिए तैयार हैं, और अगर कमला ने फॉक्स न्यूज़ पर साबिक अमेरिकी सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप से मुबाहिसा ना किया तो फिर शायद इस मरतबा सदारती मुबाहिसा होगा ही नहीं। और नजर सर्च इंजन गूगल से मुताल्लिक़ बड़ी खबर पर। जैसा कि अमेरिकी अदालत ने कहा, गूगल की जानिब से इंटरनेट सर्चिंग में इजारादारी काबू रखने के लिए गैर कानूनी इक़दाम किए गए। अमेरिकी फेडरल जज की जानिब से यह फैसला गूगल की इजारादारी के खिलाफ दायर मुकदमे में सुनाया गया। कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अमित मेहता ने कहा, तमाम गवाहों के बयानात और शवाहिद का जायजा लेने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि गूगल एक इजारादार इदारा है और ये कंपनी इजारादारी कायम रखने के लिए इक़दाम करती है, जो कि शर्मीन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये अमेरिकी रियासतों के खिलाफ जारी अदालती जंग में गूगल की बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि इस कंपनी ने अरबों डॉलर्स के मुआहदे करके अपने सर्च इंजन को स्मार्टफोन्स और वेब ब्राउज़र पर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में अमेरिकी हुकूमत की जानिब से गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट मुकदमा दायर किया गया था। अब अमेरिकी जज ने कहा, गूगल को अपने गैर मुसाबिकती रवैये को रोकना होगा। उन्होंने कहा, गूगल की जानिब से एप्पल और दीगर मोबाइल कंपनियों से किए जाने वाले खुसूसी मुआहदे मुसाबिकती क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि गूगल की जानिब से ऑनलाइन इश्तिहारात के लिए ज़्यादा फीस ली जाती है, जिससे कि इसकी ऑनलाइन सर्च में इजारादारी की ताकत ज़ाहिर होती है। इन मुआहदों के पास लोग जब भी इंटरनेट पर किसी चीज़ के बारे में तफसीलात तलाश करने की कोशिश करते हैं तो गूगल ही उनके लिए आसान तरीन जरिया साबित होता है। इसके नतीजे में गूगल के ऑनलाइन इश्तिहारात का बिजनेस बढ़ता है। अगरचे कि अमेरिकी अदालत ने सर्ची इश्तिहारात में गूगल की जायदारी के शवाहिद दरियाफ्त नहीं किए, मगर फैसले से कंपनी पर अब नुमाया असरात मुरतब हो सकते हैं। इसे गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अमेरिकी हुकूमत की जानिब से दायर सबसे बड़ा एंटी ट्रस्ट मुकदमा करार दिया जा रहा है। और अमेरिकी मईशत में सुस्त रवी की अलामात से आलमी मंडियों में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। एशियाई और यूरोपीय मंडियों में भारी गिरावट के बाद अमेरिकी स्टॉक्स में भी गिरावट देखी जा रही है। तो दूसरी जानिब अमेरिका में बेरोजगारी में 3 साल में सबसे बड़ा इजाफा देखा गया और अमेरिकी मईशत की रफ्तार में एकदम सुस्ती बढ़ गई है। वाज़ेह है कि अमेरिका में मुलाजिमतों में खातिर कमी की रिपोर्ट जुमा को ही जारी की गई थी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हसीना हुकूमत का खात्मा,
डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश को आज़ाद करार दे दिया। फौज की क़यादत वाली कोई हुकूमत हमें कबूल नहीं, बांग्लादेश में तलबा रहनुमाओं का मुतालबा। मुल्क में कुल जमाती मीटिंग में बांग्लादेश की सूरत हाल पर किया गया गौर व वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हुकूमती इक़दामात के बारे में पार्लियामेंट में दिया खुसूसी बयान। बांग्लादेश में फौज ने कर्फ्यू उठा लिया, तालीमी इदारे खुल गए, पुरतशद्दुद मुजाहिरों में ताहाल 300 अफवात की तस्दीक। मशरिक़ वस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है, फरीक़ैन जंगबंदी मुआहदे पर पहुंचने के रास्ते ढूंढें, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने दिया बयान। और गूगल ने इंटरनेट सर्च पर गैर कानूनी इजारादारी कायम की हुई है, अमेरिकी अदालत का फैसला। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।